ये माइक भी नखरा करता है यार, लड़कियों की तरह। जिस प्रकार लड़कियां नखरा करती है ना, ठीक उसी प्रकार ये माइक भी नखरा करता है। जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लक्ष्य साथी का मतलब समझते हो कि दोस्त, ठीक उसी प्रकार आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं। तो हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का जो ये सीरीज संख्या 5 है। हमने प्राचीन भारत के इतिहास की 4 सीरीजें अबर पहले कर ली है, जो कि हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अब इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिया है ना, और जो साहित्य स्रोत है उसके बारे में हमने जान लिया। अब ये जो अंतिम स्रोत बचता है वो होते हैं विदेशी वृत्तांत, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों में जो कि विदेशी वृत्तांत है, जिनके द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर विदेशी वृत्तांत के अंदर विदेशी वृत्तांतों को हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। तो उसके अंदर हम देखेंगे यूनानी और रोम लेखक, फिर देखेंगे चीनी लेखक, फिर देखेंगे अरबी लेखक, और फिर इनके बाद में हम देखेंगे कि जो ये विदेशी जो लेखक है, इन्होंने जो लिखा वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। और इनके बाद में हम देखेंगे कि जो विदेशी वृत्तांत है इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने जो हमारा गत जो वीडियो था उस पर आपने, हमको उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी देखे हो तो मतलब आपको पसंद आ रहा है। तो हम बात करें कि विदेशी वृत्तांत, तो विदेशी वृत्तांत प्राचीन समय में जो विदेशी लेखक या कहें कि जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आए, भारत की उन्होंने जानकारी प्राप्त की, भारत के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे। तो इनके अंदर जो ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, जो विदेशी वृत्तांत है ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है कि जो विदेशी लोग थे या विदेशी जो लेखक थे वो भारत में आए, भारत में वो अनेक उद्देश्य आए। कुछ तो अपने राजनीतिक कार्यों के लिए आए, कुछ राजाओं के साथ आए जो विदेशी आक्रांता थे उनके साथ भारत आए, या कुछ जो घूमने के उद्देश्य से आए, कुछ है ना किसी भी उद्देश्य से आ सकते हैं। तो ये उपयोगी है कि जो विदेशी वृत्तांत होते हैं, तो ये विदेशी वृत्तांत एक निश्चित समय में लिखे जाते हैं। यानी कोई विदेशी आया, वो जब से जब तक भारत में रहेगा तब से तब तक लिखेगा। तो एक निश्चित समय की हमको अवधि के बारे में पता चल जाता है। इनके बाद में फिर इनके बाद में जो ये विदेशी आए थे, जो विदेशी जो यहाँ पर हमारे जो भारत के बारे में लिखे, वो उनकी रुचि जो कि राजनीति के, भारत के राजनीतिक के बारे में हमको उनसे जानकारी मिल जाती है। जो भारत की जो समाज है, समाज किस प्रकार था, उनके बारे में हमें विदेशी वृत्तांतों से जानकारी मिल जाती है। सांस्कृतिक जो भारत की संस्कृति थी उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, और धार्मिक जो मान्यता थी उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इतनी जानकारी मिलती है, तो इसके कारण जो हमारे ये विदेशी वृत्तांत है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनके द्वारा हमें इनका उपयोग कर ये हमारे जो इतिहास की रचना करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो जो विदेशी वृत्तांत है, इन विदेशी वृत्तांतों को जो भारतीय इतिहासकार है, तो इन भारतीय इतिहासकारों ने विदेशी वृत्तांतों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। 3 प्रमुख भागों में बांटा है। तो वो 3 प्रमुख भाग है। पहला भाग है, उसका नाम है कि यूनानी लेखक, यानी कि यूनानी जो लेखक थे, यूनानियों द्वारा जो लिखा गया, जो कि रोमन लोग थे, उनके द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए भारत के बारे में, वो। दूसरे नंबर पर आता है चीनी लेखक, यानी कि जो चीनी जो लोग थे, जो लेखक थे, वो भारत में आए, भारत के बारे में उन्होंने लिखा। तो चीनी जो लेखक थे उनके वृत्तांत हमारे लिए उपयोगी है। इनके बाद में जो अरबी लेखक है, जो अरबी लेखक यानी कि अरबी लेखक जो कि मध्य एशिया में जो अरब प्रायद्वीप वहाँ से जो लोग आए थे, उन्होंने भारत के बारे में जानकारी मिलती है इनके लेखकों से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनानी
या रोम लेखक, है ना, यूनानी और रोम लेखक। तो यूनानी और रोम लेखक हमको पता है कि ये वही यूरोप वाली साइड के लोग थे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि यूनानी या जो रोम लेखक थे, इनके अंदर जो सबसे प्राचीनतम हमको वृत्तांत मिलता है, सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराने वृत्तांत हमको मिलते हैं, तो वो दो प्रकार के, दो लेखकों के हैं। तो वो पहला तो है हीरोडोटस, जो हीरोडोटस था उसके, और हीरोडोटस और टीसीएस के जो वृत्तांत है, ये यूनान के जो सबसे प्राचीनतम वृत्तांत है, जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है भारत की, है ना, भारत की जानकारी मिलती है। और जो ये हीरोडोटस और टीसीएस है ना, इन्होंने भारत की जानकारी जो ईरान है, आज का जो ईरान है, वहाँ से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वो जो वर्तमान भारत यहाँ पर नहीं आए, वो जो ईरान जो देश है वहीं से भारत के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उन्होंने लिखा। लेकिन क्या, क्योंकि ये हीरोडोटस और टीसीएस है ना, जो कि सुनी सुनाई बातों पर लिखे थे, तो इन्होंने जो भारत के बारे में लिखा वो कहानियों के रूप में लिखा, और कहानियाँ भी इस प्रकार किया कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। जो इनके बाद में जो आते हैं, जो प्रमुख इनके बाद में जो आते हैं, सिकंदर जो विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है, तो सिकंदर भारत को जीतने के उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ा, तो वो अपने साथ जो यूरोप के या कहें कि जो यूनान के जो लेखक थे, उनको भी अपने साथ लेकर आया था वो। तो उनके अंदर जो एक था, सिकंदर के साथ आया, उनके अंदर मेगस्तनीज था, मेगस्तनीज। तो मेगस्तनीज बहुत प्रमुख था, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो मेगस्तनीज ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी या अपना जो वृत्तांत पुस्तक लिखी, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका मेगस्तनीज ने लिखी थी, है ना। अब ये इंडिका लिखी है ना, तो इन्होंने इंडिका लिखी, इसके अंदर मौर्य जो शासन है उस समय का था ये। तो इस इंडिका है ना, जो कि वर्तमान में जो इंडिका लिखी गई वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इंडिका है, इस इंडिका में से जो यूनान के जो अन्य लेखक थे, उन्होंने इस इंडिका में से लिखा। यानी कि ये इंडिका तो वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिका में से प्राचीन समय के जो यूनानी लेखक थे, उन्होंने इसके अंदर से लिखा, तो उनसे हमको जानकारी मिलती है। समझ गए होंगे। इसके बाद में हमको इसके बाद में हमको पता चलता है कि जो यूनानी लेखक थे, तो यूनानी लेखकों ने भारत के बारे में लिखा, जरूर लिखा, हम मानते हैं लिखा, लेकिन जब उन्होंने लिखा तो उनके अंदर कुछ कमियां थी। यूनानी लेखकों में जब वो भारत के बारे में लिखा, तो वो जब लिखे तो कुछ कमियां रह गई। तो वो कमियां क्या थी? वो कमियां थी कि जैसे कि जो यूनानी थे वो विदेशी थे, है ना। तो इन विदेशियों को या कहें इन यूनानियों को भारत की जो भाषा थी वो भाषा समझ में नहीं आई, है ना। फिर रीति रिवाज, कि वो तो भाई विदेशी है, वो भारत के रीति रिवाज नहीं समझ सके, वो भारत के रीति रिवाज समझ ही नहीं सके, है ना, रीति रिवाज नहीं समझ सके, इनका ज्ञान नहीं था। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं समझे, वो समझे, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं समझ सके, क्योंकि एक तो विदेशी थे, उन्होंने भारत के जो कल्चर है, जो भारत के रीति रिवाज है, वो समझ नहीं पाए। वो भारत की जो भाषा है, वो भाषा को भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, है ना। और फिर जब ये समझ नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया कि सुनी बातों, जो इन्होंने जो बातें सुनी, वो भी अपने जो लेखन थे, जो अपने वृत्तांत थे, उसके अंदर लिख दिया। और इन्होंने कुछ है ना, जो लेखक थे जो यूनान के, इन्होंने कुछ अपने मन से भी लिख दिया। और ये उदाहरण को मिलता है कि मेगस्तनीज ने जो किताब लिखी है, तो उसके अंदर इसने लिखा है, मेगस्तनीज ने, कि भारत में है ना, जो कि दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि मेगस्तनीज ने कहीं सुन लिया हुआ कि भारत में दास प्रथा है नहीं, तो इसने मेगस्तनीज ने लिखा। लेकिन प्राचीन भारत में दास प्रथा एक बहुत ही बड़ा रूप था, ये मेगस्तनीज समझ नहीं पाया। तो इस उदाहरण का मतलब यह है कि जो यूनानी लेखक थे, ये सुनी सुनाई बातों पर भी, जो सुनी सुनाई बातें थी, उनको भी इन्होंने अपने लेखनों में लिखा। अब इसके बाद में आता है चीनी
चीनी लेखक जो हमारा चीन है वहाँ से भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत के अंदर आकर भारत के बारे में जाना। वो जो चीनी लेखक थे वो अधिकतर थे ना जो बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि वो धार्मिक थे। अब वो चीनी जो लेखक आए वो बौद्ध भिक्षु थे, वो भारत में आए, उनका एक उद्देश्य था धार्मिक और वो धर्म था बौद्ध धर्म। तो वो अधिकतर बौद्ध धर्म के प्रति या कहें बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए आए थे वो, है ना। तो यानी कि बौद्ध भिक्षु थे, चीनी लेखक अधिकतर जो आए वो बौद्ध भिक्षु थे। और इनका जो दृष्टिकोण है चीनी लेखकों का वो बौद्ध दृष्टिकोण था, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण था। उन्होंने जो लिखा वो धार्मिक दृष्टिकोण से लिखा। इनके अंदर जो भारत की राजनीति है उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा, भारत की जो संस्कृति उसके बारे में नहीं लिखा। धार्मिक दृष्टिकोण इनका प्रमुख उद्देश्य था, धार्मिक, है ना। तो चीनी लेखकों में प्रमुख आए 3 चीनी लेखक जो प्रमुख है, उन प्रमुखों में पहला है वो है फाहियान, फाहियान, है ना। दूसरा है युआन चवांग, पहला फाहियान, दूसरा युआन चवांग और तीसरा नंबर का है वो है ई चिंग। जब ये फाहियान आया तो ये फाहियान भारत में आया 5वीं सदी में, 5वीं सदी ईस्वी में फाहियान आया। और ये फाहियान है ना जो कि भारत में 14 वर्षों तक रहा और यहाँ पर इन्होंने भारत के बारे में जानकर इन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने लिखा भारत के बारे में जाना और लिखा। और दूसरे नंबर का जो युआन चवांग आया था, ये आया था हर्ष, जो राजा हर्ष था उस राजा हर्ष के समय कालीन आया था, है ना। और ये भारत में 16 वर्षों तक रहा और इन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया और भारत के बारे में इन्होंने लिखा, चाहे धार्मिक उद्देश्य क्यों ना हो, है ना। फिर आया ई चिंग 7वीं शताब्दी में जो ईस्वी थी उसके अंदर ये भारत में आया। अब जो ये चीनी जो लेखक थे, चीनी जो कहें कि जो चीनी भारत में आए, भारत के बारे में लिखा, तो ये चीनियों ने जो लिखा वो लिखा चीनी भाषा में। किसमें? जो ये इन्होंने लिखा चीनी भाषा में। और ये इन चीनियों ने जो लिखा वो अभी भी हमारे पास उपलब्ध है, ये अभी भी हमारे पास क्या उपलब्ध है। और ये चीनी जो लेखन थे जो भारत के बारे में लिखे गए उनका वर्तमान में अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया गया है, साथ ही जो ये चीनी लेखक थे ये मुख्य रूप से धार्मिक धर्म के बारे में लिखे, क्योंकि ये एक धार्मिक समूह से संबंधित थे, यानी कहे कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इन्होंने ज़्यादा बौद्ध धर्म के ऊपर ध्यान दिया। इसके बाद में आता है अरब लेखक, जो अरब प्रायद्वीप है या कहें कि जो पश्चिमी जो देश है ना एशिया के, या कहें तो वो जो अरब थे उस अरब के लोग है ना जो कि भारत के बारे में इन्होंने भारत के अंदर बहुत दिनों तक शासन किया, है ना। और ये अरब लेखक है ना जो कि 8वीं शताब्दी से ही भारत के बारे में लिखने लग गए थे, है ना। इसके अंदर सबसे पहले जो आया भारत के अंदर, है ना, मतलब जो आया प्रमुख था उसका नाम था अरब लेखकों में उनका नाम था सुलेमान। अब सुलेमान भारत में 9वीं शताब्दी में आया ना, 9वीं ईस्वी में आया। और ये मध्य भारत के अंदर आया, मध्य भारत जो आज का उसके अंदर आया। और ये मध्य भारत में आकर उस समय मध्य भारत में जब आया तो उस समय जो शासक थे मध्य भारत के, तो वो वहाँ पर थे पाल और प्रतिहार वंश के बारे में जो सुलेमान था जो कि अरबी लेखक था, इन्होंने पाल और प्रतिहार जो राजा थे उनके बारे में इन्होंने लिखा। इनके बाद में जो आता है वो आता है अरबी लेखक, वो है अल मसूदी जो कि प्रमुख जो कि विदेशी लेखक है जो कि भारत के में आ जाया था। अल मसूदी है ना जो कि भारत के अंदर आया। और जो ये राष्ट्रकुल जो राजाओं का वंश है उसके बारे में लिखा। अब हम इनको यदि यहाँ पर इनको विस्तार से पढ़ाएं तो ये है ना विस्तार से हम इसको बताएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब ये पॉइंट आएगा हमारे आगे तो वहाँ पर हम इसको विस्तार से बताएंगे। फिर बाद में आता है अल विरूनी जो कि एक प्रमुख था अरब लेखकों में, अल विरूनी। अल विरूनी है ना जो कि भारत में आया मोहम्मद गजनवी के समय में,
आइए भारत में आया। और जो ये अल बिरूनी ने जो लिखा वो इन सभी में अच्छा है, या कहें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अल बिरूनी का लेखन। इनके द्वारा जो भारत की हमें संस्कृति है या कहें भारत का समाज है उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है। ये तो हमने देखा जो हमारे ये लेखक थे विदेशी, या कहेंगे विदेशी वृत्तांत थे। अब इनके अंदर जो विदेशी वृत्तांत है इनका हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। वो क्या है? कमियां हैं। अब ये कमियां कौन कौन सी है? ये कमियां इस प्रकार है कि हम पहले बात कर रहे थे यूनानी जो लेखक थे, तो इनके अंदर जो कमियां क्या रही कि जो यूनानी थे ये एक विदेशी थे, तो ये विदेशी भारत की भाषा को समझ नहीं सके, और जो भारत की जो रीति थे उसको समझ नहीं सके, है ना। जो भारत की परिस्थिति थी, जो भारत के अंदर जो परिस्थितियां बन रही थी उनको समझ नहीं सके, है ना। और इन्होंने केवल जो विदेशी ये थे ना, ये यूनानी, इन्होंने केवल अंदाज के आधार पर भी लेखन किया। तो ये पूर्ण रूप से जो यूनानियों ने लिखा वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसके बाद में जो चीनी लेखक थे, तो ये चीनी लेखक है ना जो कि भारत के अंदर लिखे, तो ये बौद्ध भिक्षु थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से लिखा, तो यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से लिखा, तो इनका अधिकतर पक्ष बौद्ध धर्म की ओर था। इसके बाद में जो ये लेखक थे यूनान के, चीन के और अरब के, तो इनको भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जो भारत के जो भारत के ग्रंथ थे उन ग्रंथों में से इन्होंने पढ़ा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो टॉपिक थे, या कहें कि कुछ ऐसे टॉपिक थे जो उन ग्रंथों में से इन्होंने वैसे के वैसे उतार लिया, बिना किसी अध्ययन, बिना किसी शोध के। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने है ना इसको बहुत ही बारीकी से इसको समझाने का प्रयास किया। ये हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत है, इसका ये पार्ट नंबर 3 आज ये कंप्लीट हो जाता है ना। इससे पहले हमने जो पुरातात्विक स्रोत थे, जो साहित्य स्रोत थे उसके बारे में जाना। अब हमारी अगली जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 6 आएगी, उसके अंदर जो प्राग इतिहासी काल है, यानी इतिहास के जो काल थे प्राग इतिहासी काल, फिर बाद में आएगा आग इतिहास। तो हम जो आग इतिहास है इसके बारे में हम कल, यानी कि जो कल का मतलब अगली क्लास, यानी उसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो देखो हमने इसके अंदर पूरा प्रयास किया। तो हम नहीं कहेंगे कि आप इसको लाइक करो, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि भाई जब तुम लाइक करोगे तो उससे हमको एक फ़ायदा होगा कि YouTube ऐसे समझेगा कि भाई ये काम की चीज़ है, तो वो अन्य लोगों के पास पहुंचाएगा। जब वो अन्य लोगों के पास पहुंचाएगा तो हमारी जो क्या कहें कि करना हो तो करो, नहीं मत करो, रहने दो। समझ गए? तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।